दृष्टि मेंटरशिप का टेस्ट है 2027 के लिए। तो ये टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन है? 65। मैपिंग के 5, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में हमें बताना है। तो युवा तारों के चारों ओर स्थित घूर्णनशील चक्र में उपस्थित छोटे गोलाकार पिंडों के परस्पर संचलन से ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ है। तो पहला वाला कथन सही है कि युवा तारों के चारों ओर स्थित घूर्णन चक्र से उपस्थित छोटे गोलाकार पिंडों के परस्पर संचलन से ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। दूसरा क्या बोल रहा? ग्रहों का निर्माण तारों के निर्माण से पूर्व हुआ है। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि तारों का निर्माण नीहारिका के भीतर संघनन गैसीय पुंजों से होता है और ग्रहों का विकास बाद में किसी नवजात तारे के चक्र में उपस्थित गैस और धूल के घूर्णनशील चक्रिका से होता है। अतः ग्रहों का निर्माण तारों से पूर्व नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तो ये गलत हो गया, सेकंड वाला हमारा। थर्ड क्या है? ग्रहाणुओं के मध्य गुरुत्वीय आकर्षण के कारण अभिवृद्धि की प्रक्रिया हुई तथा ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ये भी सही है कि है ना, ग्रहाणुओं के मध्य क्या हुआ है? गुरुत्वीय आकर्षण के कारण अभिवृद्धि की प्रक्रिया हुई है, जिससे क्या हुआ है? ग्रहों का निर्माण हुआ। तो सेकंड हटा दो, जहाँ जहाँ सेकंड है, तो हमारा क्या हो गया? आंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन के भूवैज्ञानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन बोल रहा है कि जुरासिक काल के दौरान प्रथम पक्षियों का उद्भव हुआ। पक्षियों का उद्भव क्या हुआ? तो ये सही बोल रहा है, क्योंकि प्रारंभिक ज्ञात पक्षी, जिसमें आर्कियोप्टेरिक्स के रूप में सम्मिलित किया गया था, जुरासिक काल के दौरान प्रकट हुए थे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि तो ये सही है, जुरासिक काल के दौरान प्रथम स्तनधारी का उद्भव हुआ। नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि प्रारंभ स्तनधारी है, इससे पहले ट्रायसिक काल के दौरान प्रकट हुए थे। यद्यपि बाद में भूवैज्ञानिक कालों में इनका अत्यधिक विविधीकरण हुआ, इसलिए उनकी प्रथम उपस्थिति को जुरासिक काल में नहीं रखा जा सकता। तो सेकंड कथन गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्या कथन बोल रहा है कि महाद्वीपीय भूप्रकृति प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के नीचे सर्वाधिक सघन होती है। महाद्वीपीय भूप्रकृति पर्वतीय प्रणालियों के नीचे सर्वाधिक संघनन होती है। तो सही बात है, क्योंकि भूप्रकृति की औसत मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर, लेकिन पर्वतीय के बीच में ये 70 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, इसलिए पहला वाला कथन सही हो गया। दूसरा, महासागरीय भूप्रकृति महाद्वीपीय भूप्रकृति की तुलना में पतली होती है। तो ये भी सही है, क्योंकि महासागरीय भूप्रकृति की कितनी होती है? 5 किलोमीटर, है ना। अगला नेक्स्ट क्या बोलता है? मोहोरोवैश्विक असमानता मेटल को कोड से पृथक करता है। नहीं, तो ये है ना, ये पृथ्वी में भूप्रकृति और मेंटल ये किसके? भूप्रकृति और मेंटल्स को पृथक करता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से भूकंप सहायक क्षेत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। पी तरंगे उन भूकंप मापियों द्वारा अभिलेखित की जाती है जो अधिकेंद्र से 145 डिग्री से अधिक दूरी पर स्थित होती है। पी तरंगे उन भूकंप मापियों के द्वारा अभिलेखित की जाती है
जो कि अधिक केंद्र से 145 डिग्री के अधिक ऊपर स्थित होती है, तो ये सही है। दूसरा, एस तरंग अधिकरण से 105 डिग्री अधिक दूरी पर अभिलेखित नहीं की जा सकती, ये भी सही है। तीसरा, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है, ये भी सही है। तो तीनों सही हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, इसमें हमें क्या करना है, हमें सुमेलित करना है कि कौन सा अवसादी सेल किस उत्पत्ति की विधि से बनी है। अवसादी सेलों के प्रकारों की सूची दे रखी है, इनकी उत्पत्ति के आधार पर हमें इन्हें बताना है, ठीक है। तो कोयला तो जैविक उत्पत्ति से आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो रॉक सॉल्ट है ये रासायनिक उपस्थिति आएगा। फिर संगुणिका, तो 1 का 2 कहाँ है, ये इसमें भी है, 3 का 3, 1 का 2 का 1, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा, क्या पूछ रहा है, अवसादी सेलों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अपक्षय कथन एक क्या है, अपक्षय और अपर्दन के पूर्व विद्यमान सेलों को अवसादी सेलों में परिवर्तित करते हैं। अपक्षय और अपर्दन पूर्व विद्यमान सेलों को अवसादी सेलों में परिवर्तित करते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संघनन और संयोजन अवसादों को अवसादी सेलों में परिवर्तित करते हैं, ये भी सही है। क्योंकि जो है ना, ढीले अवसाद संघनन संयोजन की प्रक्रिया के माध्यम से ठोस अवसादी सेलों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को सीली भवन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा रहा है ये कि अवसादी सेलों में उन प्रक्रियाओं के साथ साक्ष्य, एक सेकेंड, ये इसको रिलेट करके पढ़ना है। अपक्षय और अपर्दन पूर्व विद्यमान सेलों को अवसादी सेलों में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ये कथन दर्शाता है कि कोई भी पूर्व विद्यमान सेल किस प्रकार अवसादों के लिए मूल पदार्थ के रूप में कार्य कर सकती है। हाँ, तो इसका पहला कथन सही हो जाएगा, रिलेट करके पढ़ना है ना, ठीक है। इसका आंसर कैसे दे रखा है, उसके बाद बोल रहा है संघनन और सृजन अवसादों को अवसादी सेलों में परिवर्तन करते हैं। हाँ, सही है। ये कथन बताता है कि अवसादी सेलों के निर्माण के लिए सीली भवन लिथियम, हाँ, ये भी सही है। फिर अवसादी सेलों में साक्ष्य को सुरक्षित रखती, जिसके माध्यम से अवसादों का संचरण होता है। ये दर्शाता है कि अवसादी सेल कभी भी आगे भूविज्ञानिक रूपांतर से नहीं गुजर सकता, तो ये गलत लग रहा है मुझे, ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका आंसर, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? इसका आंसर ए आया, हाँ, 1 और 2 सही, ठीक है, सही है, ये आएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, कायांतरण के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। गतिक कायांतरण मुख्यतः अवसादों के निक्षेप और संजनन के कारण होता है। नहीं, जो गतिक कायांतरण होता है ना, वो अत्यधिक दबाव और विवर्तनीय तनाव के कारण होता है, जो प्राय ऊष्मा के साथ होता है। निक्षेपण और शोषण ऐसी प्रक्रिया है जो कायांतरण सेलों के निर्माण में नहीं बल्कि अवसादों के निर्माण से संबंधित होती हैं। तो दूसरा क्या है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये अवसादों के निक्षेपण संचरण कारण नहीं होता है, ये अत्यधिक दबाव और विवर्तनीय लगाव से होता है। नेक्स्ट कथन क्या बोल रहा है कि तापीय कायांतरण तब होता है जब आसपास की सेलों में मैग्मा व लावा से प्राप्त ऊष्मा के कारण परिवर्तन हो जाता है। मैग्मा व लावा से प्राप्त ऊष्मा के कारण परिवर्तन हो जाता है, तो ये वाला ये सही है कि तापीय कायांतरण तब होता है जब आसपास की सेलों में मैग्मा और लावा से प्राप्त ऊष्मा का परिवर्तन हो जाता है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, यानी बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है कि भूवैज्ञानिक समानताओं में दक्षिण अंटार्कटिक तटों के साथ साथ दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में पर्वत प्रणालियों का स्पर्श सातत्य शामिल है। सही बात है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन को मुख्य रूप से सागर नित्तल प्रसरण की प्रक्रिया हैरी हेस ने किया था। सागर नित्तल प्रसरण का इसने नहीं किया था, और ये सागर नित्तल प्रसरण बहुत बाद में आया था। और ये वैगनर ने महाद्वीप की व्याख्या की है जो एक प्रमुख तंत्र नहीं है। इसके थर्ड कथन है, कार्बोनिफेरस काल में समान हिनेमी निक्षेप दक्षिण अमेरिका अफ्रीका और भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो तीसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन के लिए पूरा चुंबकीय साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्पष्ट ध्रुवीय विचलन को संपूर्ण पृथ्वी के संचलन के अपेक्षा भूखंडों के संचलन द्वारा अधिक बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। तो पहला वाला सही है इसका कि है ना। दूसरा देखते हैं कि मैग्मा के ठोस होने के दौरान चुंबकीय खनिज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ रेखांकित हो जाते हैं और उसकी दिशा को संरक्षित करते हैं। तो ये वाला भी सही है, ऊपर पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्लेट विवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है, प्रत्येक स्थलीय मंडलीय प्लेट को अनिवार्य रूप से महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल मंडल दोनों विद्यमान है। क्या है कि प्रत्येक स्थल मंडलीय प्लेट में अनिवार्य रूप से महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडल दोनों विद्यमान हैं। ये गलत है, क्योंकि स्थल मंडल क्या होती है, कठोर होती है, जो भूपटल क्रस्ट और मेंटा से बनी होती है, जबकि अन्य प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों में पाई जाती हैं। जबकि अन्य प्लेटों में ये दोनों पाई जाती हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों। क्योंकि देखो कुछ प्लेटें तो ये भी है ना, प्रशांत प्लेट, तो ये महाद्वीपीय प्लेट में आएगी, है ना, महासागरीय प्लेट में आएगी, सॉरी। तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। अब पहला वाला गलत हो गया, तो अगर हम इसको काट दे तो हमारा आंसर यूँ ही निकल आएगा 2 और 3। तो क्या बोला, प्लेट का विवर्गीकरण महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के रूप में इस आधार पर व्यक्त किया जाता है, कि उनमें किस प्रकार से स्थल मंडल अधिक विस्तृत भाग को आवृत्त करता है। प्रमुख स्थल मंडलीय प्लेटों की सीमाएं नवीन पर्वतों, महासागरीय और प्रभु वंशों के द्वारा चिन्हित होती हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, प्लेट सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपसारी सीमाएं भूप्रपटल के निर्माण के स्थल हैं। सही बात है, अपसारी सीमाओं से है ना एक दूसरे से दूर जाती है। मैग्मा उठकर नई भूपटल यानी क्रस्ट का निर्माण करता है और इसी से कटक बनते होंगे। कटक बनते ही हैं, नई चट्टान का निर्माण होता है ना। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा, रूपांतर सीमाएं ना तो भूपटल का निर्माण करती है ना ही उन्हें नष्ट करती है। तो ये वाला भी सही है, ना तो निर्माण होता है ना ही उनका विनाश होता है। किसमें, रूपांतर सीमाएं में। उसके बाद अगला बोल रहा है कि प्रविष्ट अभिसार सीमाओं का एक विशेषता है। ये भी सही है, क्योंकि प्रविष्टन क्या होता है, प्रविष्टन एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रविष्टन। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे कि स्थलीय और समुद्र समीरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दिन के समय समुद्री समीर प्रभावित होती है, क्योंकि स्थल जल की अपेक्षा स्थल
जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है, जिससे भूमि पर निम्न दाब उत्पन्न होता है। समुद्र से ठंडी वायु स्थल की ओर आती है। तो सही है ये पहला कथन। दूसरा पूछ बोल रहा है, स्थलीय समीर रात्रि में प्रभावी होती है, क्योंकि भूमि जल की अपेक्षा अधिक तेजी से ठंडी होती है, जिससे भूमि पर उच्च दाब निर्मित होता है और वायु अपेक्षाकृत गर्म समुद्र की ओर प्रभावित होती है। तो दूसरा ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप और ज्वालामुखी के वैश्विक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है कि जो परिप्रशांतीय पेटी है वो विश्व में ज्वालामुखी का सबसे बड़ा सांद्रण पाया जाता है। परिप्रशांत पेटी में क्या है, विश्व के ज्वालामुखी का सबसे बड़ा सांद्रण पाया जाता है। तो सही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी अग्नि मेखला कहा जाता है ना विश्व की सबसे बड़ी। उसके बाद नेक्स्ट कथन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि है ना, दोनों प्रमुख भूकंप पेटियाँ ज्वालामुखी गतिविधियों से भी संबंधित होती है। दूसरा भी सही है, क्योंकि जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ पे ज्वालामुखी घटनाएं हो सकती हैं। तीसरा, परिप्रशांत पेटी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के वैश्विक वितरण में सामान्य रूप से पाई जाती है। ये भी सही हुआ। तीसरा, मध्य विश्व पर्वत पेटी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के वैश्विक वितरण समान रूप से पाई जाती है। ये भी सही है। तो कथन 1, 2, 3, 4 चारों सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, वलित पर्वतों की संरचनात्मक विशेषताओं के संदर्भ में बताना है। वलित पर्वतों की विशेषता भूप्रटपटी के संपीड़न के कारण क्रमिक अपनति और अभिनति से होती है। तो सही है कि है ना, जो दीर्घकालिक संपीड़न बल है सभी स्तरों पर ऊपर और नीचे की ओर वलंकों को बंकित कर देता है, जिसे अपनति व अभिनति कहते हैं। फिर दूसरा, इसके निर्माण में शामिल सेल स्तर मुख्य रूप से अवसादी होते हैं। तो सही है ये वाला भी, ठीक है। तीसरा है, इसका निर्माण मुख्य रूप से केवल ऊर्ध्वाधर उत्थापन के बजाय क्षैतिज संपीड़न बलों से संबंधित है। तीसरा भी सही हो गया। तो तीनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1, 2, 3। ब्लॉक पर्वतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉक पर्वतों के निर्माण का संदर्भ बताना है हमें। तो पहला बोल रहा है कि ब्लॉक पर्वतों का निर्माण भ्रंशन की एक अनिवार्य व संरचनात्मक प्रक्रिया है। ये कथन सही है। दूसरा, कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण करने वाली सेलों का भ्रंशन बाद में क्षैतिज से परतदार और अविकृत बने रहना आवश्यक है। तो ये गलत है, क्योंकि ब्लॉक पर्वत का निर्माण करने वाले सेलों का क्षैतिज से अविकृत रहना आवश्यक नहीं है। वे भ्रंशन के पहले या उसके दौरान समतल अवस्था में हो सकते हैं या उसके पहले से ही वलित हो सकते हैं। तो इसका आंसर केवल 1 होगा, यानी आंसर ए होगा। भ्रंशन के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रंशन संपीड़न और तनाव दोनों प्रकार के प्रतिबलों के अंतर्गत हो सकती हैं। सही है। भ्रंशन संपीड़न और तनाव दोनों प्रकार के प्रतिबलों के अंतर्गत हो सकता है। एक नैप का निर्माण तब होता है जब एक अत्यधिक संपीड़ित वलन विघटित हो जाता है और यह वलन नहीं रह जाता। ये भी सही है। तीसरा पूछा, व्युत्क्रम बल सर्वदा रिफ्ट घाटियों का निर्माण करते हैं। नहीं, जो भ्रंश घाटी है वो सामान्य भ्रंशन और भूप्रटि विस्तार से संबंधित होती है, न कि व्युत्क्रम भ्रंश से। तो ये गलत हो जाएगा। जब तीसरा गलत हो गया तो फिर कौन कौन सा सही हो गया, पहला और दूसरा, यानी आंसर क्या आएगा, सी।
17 नंबर क्वेश्चन है कि अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय अपक्षय मूलतः एक स्वस्थानीय प्रक्रिया यानी वहीं की हो जाती है जिसमें सेल पदार्थों की बहुत कम या बिल्कुल ही संचलन नहीं होता। तो ये कथन सही है। भौतिक अपक्षय में केवल तापमान विघटन जनित शामिल है, न कि तुषार प्रक्रिया शामिल नहीं है। ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये ना अब भौतिक अपक्षय में तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, प्रवहन क्रिया और दबाव कम होने वाला विघटन शामिल है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा, जैविक अपक्षय पौधों, जंतु और मनुष्यों की गतिविधियों के कारण हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, यानी आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को दिए गए कारकों व प्रक्रियाओं को सूची 2 में दिए गए अपक्षय के संबंधित प्रकारों में सम्मिलित कीजिए। तो हमें इसको मिलाना है कि कौन सा किसका कूट बनता है। तो तुषार क्रिया, भौतिक अपक्षय, क्लिकेशन आएगा रासायनिक अपक्षय में, बिल बनाने वाला जंतु जैविक अपक्षय। तो ए का टू। हाँ, इसका आंसर डी होना चाहिए। हाँ, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। क्वेश्चन है ना। वह संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सेल पात, अवपात और मृदा विक्षेपण वह संचलन की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सही बात है ना। ये कथन सही हो गया। दूसरा, वह संचलन नदियाँ, हिम नदियों और पवन की प्रत्यक्ष क्रिया के बिना संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्या है, सभी वृहद संचलनों के लिए एक अच्छी तरह विकसित परिवहन माध्यम की आवश्यकता होती है। ये कथन गलत है ना, क्योंकि कुछ वृहद संचलन विशेष रूप से पात और प्रविष्टन बहुत कम या बिना किसी परिवहन के माध्यम से होते हैं, इसलिए हर मामले में अच्छी तरह विकसित परिवहन कारक होना अनिवार्य नहीं है। तो 19 का क्या होगा, 1 और 2 सही, यानी आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिए गए नदी भू आकृति को सूची 2 में उनकी विशिष्ट विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। ठीक है। तो वी आकार की घाटियाँ कब बनती हैं? इसका 2 के साथ। इसका के साथ मिलाएंगे 2 के साथ। जलप्रपात यानी वी आकार की घाटियाँ, ये तरुणावस्था में प्रमुख ऊर्ध्वाधर व अपरदन से संबंधित होती है। बी का 3 के साथ। इसका निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर नदी प्रतिरोध सेल फलकों के आकस्मिक रूप से नीचे गिरती है और जलप्रपात का निर्माण करती है। विसर्प क्या होता है? एक लहरदार मोड़ होता है जहाँ पर इसका होगा चौथा, क्योंकि यह क्या है, एक अपेक्षाकृत मन ढालने वाले क्षेत्र में विकसित तरंगीन मोड़ होता है। गोखुर झील, जब नदी विसर्प के गिरवा भाग को काट देती है तब इसका निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर। नदी की मुहाने से संबंधित भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोल रहा है, पहला कथन कि डेल्टा के विकास के लिए किसी भी नदी की तरह पर्याप्त तलछट पर परिवहन का होना आवश्यक है। तो पहला वाला कथन सही है कि डेल्टा तभी जब वो मुहाने के पास तलछट ले जाती तब और जमा कर देती उसे, तो ही क्या बनता है, डेल्टा बनता है। सेकंड क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड कि ये कथन क्या दर्शाता है कि अवसादों का उपलब्धता डेल्टा के निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता है। सही है ये।
दूसरा बोल रहा है कि ज्वार भाटा रहित सुरक्षित तट नदी के मुहाने के पास तलछट में निक्षेप रूप में सुगम बनाते हैं। ज्वार भाटा रहित और सुरक्षित तट नदी के मुहाने के पास तलछट के निक्षेपण को सुगम बताता है। ये दर्शाता है कि ज्वार भाटा रहित समुद्रों के प्रवेश करने वाली सभी नदियाँ अनिवार्य रूप से डेल्टा का निर्माण करती हैं। नहीं, ये रिलेट नहीं हो रहा है, ये गलत है। तीसरा बोल रहा है कि ज्वार नदमुख समानता उन परिस्थितियों से संबंधित होते हैं जहाँ पर तलछट निक्षेपण सीमित होता है। कथन क्या बोल रहा है इसका निष्कर्ष कि ये दर्शाता है कि समुद्री प्रक्रियाओं की प्रधानता डेल्टा के निर्माण को बाधित कर सकती है। ज्वार नदमुख समानता उन परिस्थितियों से संबंधित होते हैं जहाँ पर तलछट निमित्त सीमित होता है। ज्वार नदी ये प्रक्रिया समुद्री प्रधानता डेल्टा के निर्माण को बाधित कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी आंसर सी होना चाहिए। हाँ, सुमेलित करना है। हिमनद भू आकृतियों के संबंध में युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ हिमनद भू आकृति देख रखी है, दूसरी तरफ इसकी विशेषता दे रखी है और बताना है कितनी सुमेलित की गई है। पहला क्या बोला, सर्क। सर्क क्या है, हिमनद की घाटी के शीर्ष पर स्थित चस्काकार अवसाद है। तो ये सही है कि ये क्या है, आराम कुर्सी या चस्कदार अवसाद है, क्या है, सर्क। फिर दूसरा बोल रहा है निलंब घाटी। तो निलंब घाटी क्या है, इसका निर्माण तब होता है जब सहायक हिमनद मुख्य हिमनद की तुलना में अधिक गहराई तक अपर्दन करता है। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि गहराई से अपतन नहीं करता निलंबी घाटी। दूसरा है एरत। जो ये होता है, ये क्या होता है, ये दो सड़कों को अलग करने वाले तीक्ष्ण पर्वतीय कटक होती है। तो ये सब थे। हॉर्न। हॉर्न क्या है, एक कई सक के अपर्दन से निर्मित पिरामिड के आकार के शिखर, वो क्या कहलाते हैं, हॉर्न। तो 3 कथन हो जाएंगे इसके सही। अगला बताना है कि हमें क्वेश्चन कि कौन इनमें से कितने सुमेलित हैं। पवन भू आकृति और निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सुमेलित किया गया है। सुमेलित करना है हमें आकृति और उसकी विशेषताएं बताना है। तो आकृति क्या है, यार्डांग। ये क्या है तो पहला वाला बोल रहा है यार्डांग समानता उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहाँ पर पवन एक ही दिशा में प्रभावित होती है। तो सही बोल रहा है कि ये जो होते हैं ना, ये पवन द्वारा अपर्दित कटक होते हैं और एक ही दिशा में होते हैं, जिससे कि इसका निर्माण होता है यार्डांग का। तो पहला वाला सही है। दूसरा बोल रहा है उर्मिका चिन्ह समानता अधरण रेती सतलों पर निर्मित होते हैं, और तो ये वाला भी सही है। लोएस क्या होते हैं, मरुस्थल सीमाओं के निकट जमा होने वाले मोटे कणों के। नहीं, ये गलत है, क्योंकि पवन के द्वारा लाए गए पदार्थ से निर्मित होता है ये, न कि इससे निर्मित होता है। तो थर्ड वाला गलत है। फिर फोर्थ क्या बोल रहा है, ब्लो आउट। ब्लो आउट मुख्यतः वातोड़ अवसादों के संचय से निर्मित होता है। नहीं, जो वातोड़ है ना, ब्लो आउट, ये अदर्ण कणों के अपवहन द्वारा हटाए जाने वाले निर्मित करते हैं। तो इसका केवल 2 सम्मिलित हुए, पहला दूसरा, तो इसका आंसर जाए केवल 2। अगला भी हमें मिलान करना है, बताना है कौन सा किसके साथ मिल रहा है। सूची 1 में दिए गए काष्ठ भू आकृति को सूची 1 के विशिष्ट विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। तो काष्ठ भू आकृति दे रखी है और उसकी विशेषता है। पहली क्या है, कंदरा। कंदरा क्या है, कंदरा चूना पत्थर के विलयन से निर्मित भूमिगत कक्ष। फिर सिंक होल क्या है, सिंक होल है चूना पत्थर क्षेत्र से विघटन व धसाव से निर्मित सतही कृत। फिर स्टेलेक्टाइट, ये है कंदरा के शीर्ष पर निलंबी रूप से विद्यमान निक्षेप विशेषता। और स्टेगमाटाइट है
तल के ऊपर बढ़ने वाली निक्षेपी विशेषता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, तटीय निक्षेपण भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है कि इसमें से कितने कथन सुमेलित किए गए हैं। क्या है? पहला, भू आकृति अपतटीय रोधिका। इसकी विशेषता क्या है? तट रेखा के समांतर निर्मित जल मग्न अवसादी निक्षेप। तो ये सही है कि अपतटीय क्या होता है? समांतर तट रेखा के समांतर निर्मित जल में अवसादी निक्षेपण होते हैं। उसके आते लेगुन। लेगुन क्या होता है? लेगुन संकीर्ण मार्ग के माध्यम से समुद्र से सशक्त है। ये भी सही है। स्प्रिट तरंगों द्वारा प्रभावित बालू व कंकड़। सही है ये भी। चौथा, पुलिन। पुलिन क्या होता है? केवल तूफानी नहीं, ये नहीं है। पुलिन है तट के किनारे असंपीड़ित पदार्थ के मन ढाल वाले संचय से निर्मित होता है। और ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर केवल 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सुमेलित करना है। सूची ज्वालामुखी विशेषता और उसके अभिलक्षण दे रखे हैं। तो 26 नंबर, दक्कन ट्रैप। ये किससे बना है? ये तो लावा पठार के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो इसका पहले का यही आ गया। फिर हवाई द्वीप सिल्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है ना, अभिलक्षण है। फिर फ्यूजियामा क्या है? फ्यूजियामा केंद्रीय प्रकार का ज्वालामुखी है। और फिर उसके बाद है पृथ्वी उद्गार, लावा के विस्तृत क्षैतिज परतें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सुमेलित ही दे रखा है वो। 27 नंबर, भूदृश्य विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतलीकरण में अपर्दन के द्वारा उच्चावच का कम होना और निक्षेपण द्वारा गत्तों का भरना दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो सही है पहला कथन कि इसमें दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अंतर्जात बल मुख्य रूप से भू क्षरणकारी बल होते हैं, जबकि बाह्यजन्य बल मुख्य रूप से भू निर्माणकारी बल होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अंतर्जाई बल है ना, भू आकृति का उत्थान व निर्माण करते हैं, जबकि जो बाह्य बल होते हैं वो ऊंचे भागों का क्षरण करती है और गत्तों को भरती है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि उच्चावच में भिन्नता इसलिए बनी रहती है क्योंकि अंतर्जात और बाह्यजात प्रक्रिया एक साथ निरंतर चलती रहती है। तो ये सही बात है बिल्कुल, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 28 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय जल वाष्प की अधिकांश मात्रा पाई जाती है, ठीक है। लगभग सभी मौसम घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों की ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। लेकिन जो मध्य मंडल होता है ना, उसमें कमी आती है। तो मध्य मंडल में कमी आती है और इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर में मध्य मंडल में कमी आती है और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। थर्ड क्या बोल रहा है, तापमंडल रेडियो तरंगों के संचरण में सहायता करता है और यही वही क्षेत्र है जहाँ पर ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। तो ये कथन भी सही है। इसका क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी केवल आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसी स्थान पर प्राप्त नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, किसी स्थान पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है स्टेटमेंट पहला, आपतन का एक लघु कोण समान मात्रा में सौर ऊर्जा को एक बड़े सतही क्षेत्र पर विस्तृत कर देता है। तो पहला वाला ये सही है,
क्योंकि जब सौर किरणें पृथ्वी पर लघु या अधिक तिरछे आपतन कोण पर पहुंचती हैं तो ऊर्जा का एक बड़ा मान क्षेत्र पर वितरित हो जाता है। फिर दूसरा, वायुमंडल की पारदर्शिता मेघावरण, धूल के कणों और जलवाष्प को प्रभावित होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सौर किरणों का एक दीर्घ वायुमंडलीय मार्ग अवशोषण व परावर्तन के कारण होने वाले नुकसान को कम करता है। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि सौर किरणें वायुमंडल में जितना लंबा मार्ग तय करती है उतनी ही अधिक ऊर्जा का ह्रास अवशोषण, प्रकीर्णन और परावर्तन के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर केवल 1 और 2 है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बोल रहा है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में निवल ऊष्मा अवशेष पाया जाता है, क्योंकि वहां प्राप्त होने वाला सौर विकिरण पृथ्वी से बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण से अधिक होता है। तो पहला वाला ये कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा कम पाई जाती है। हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ प्राप्त होने वाली ऊष्मा की तुलना में अधिक ऊष्मा का ह्रास होता है। ये कथन सही नहीं, ये कथन सही, ये भी कथन सही है और पहला वाला भी सही है। तो तीसरा, महासागरीय देवाएं केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊष्मा का स्थान करते हैं और अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने में योगदान नहीं देती। ये कथन गलत है, क्योंकि क्या होता है कि पवने और महासागरीय धारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपस्थित ऊष्मा अतिशय उच्च अक्षांशों में स्थित ऊष्मा की कमी वाले क्षेत्रों तक पहुंचाती हैं। यह ऊष्मा पुनः वितरण और अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है। तो तापमान ह्रास दर ऋतु, अक्षांश व स्थान से अप्रभावित रहते हुए स्थिर होती है। नहीं, तापमान दर जो तमाम ताप ह्रास दर होती है ना, वो उसका तात्पर्य क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली औसत कमी से है। हालांकि तापमान ह्रास दर ऊंचाई, ऋतु, अक्षांश, स्थानीय वायुमंडल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है तापमान व्युत्करण के दौरान सतह के निकट वायु के ऊपर स्थित वायु की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि तापमान व्युत्क्रमण समांतर स्वच्छ आकाश, शुष्क वायु, शांत पवन की परिस्थितियों में विकसित होता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। वायुमंडलीय दाब में मौसमी वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनवरी के दौरान विषुवती निम्न दाब पेटी थोड़ी दक्षिण दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जनवरी में सूर्य की आभासी स्थिति मकर रेखा की ओर होती है, जिसके कारण क्या होता है, विषुवती निम्न दाब पेटी थोड़ा दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा, जुलाई के दौरान सूर्य के आभासी संचलन का अनुकरण करते हुए सभी प्रमुख दाब पेटियां दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जुलाई में ना आभासी रूप से आगे बढ़ता है, कर्क के आभासी रूप से आगे बढ़ता है सूर्य, और दाब पेटियां दक्षिण की नहीं बल्कि उत्तर की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए कथन गलत हो जाता है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक पृष्ठीय दाब उत्तर पूर्वी एशिया के ऊपर विस्तृत होता है। ये कथन सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा। अच्छा, ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो शायद सेकंड वाला सही नहीं था, तो इसका आंसर 2 आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, डी। थर्टी 33 नंबर क्वेश्चन, इसको हमको मिलाना है। दी गई भूमंडलीय पवनों को सूची 2 से उनकी विशिष्ट विशेषताओं से सम्मिलित करना है। व्यापारिक पवनें,
ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड क्या है? ये उपोष्णीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होकर विषुवती निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। फिर पछुआ पवन। पछुआ पवन क्या आएगा इसका एक के साथ कि उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर विक्षेपित होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। फिर ध्रुवी पूर्वी पवन इसका क्या आएगा 2 कि ठंडी शुष्क और स्थित वायु जो विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस बल हम को बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है और ध्रुवों की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। सही कथन नहीं है। कोरियोलिस बल के कारण पवनें हमेशा समदाब रेखाओं के समकोणों को पार करती है। ये गलत है, क्योंकि दाब प्रवणता बल पवनों को समदाब रेखा की ओर ले जाने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि जो कोरियोलिस बल होता है उनके मार्ग को विक्षेपित कर देता है। इसलिए पवनें हमेशा समदाब रेखाओं के समकोण पर नहीं पार कर पाती हैं। तो सही नहीं पूछा है, तो केवल इसका आंसर क्या आएगा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 जेट स्ट्रीम के बारे में। तो जेट स्ट्रीम और भारत के मौसम पर पड़ने वाले के प्रभाव के कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु के दौरान उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विश्व के प्रवेश को सुगम बनाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु के दौरान पछुआ जेट स्ट्रीम का स्थान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट ले जाता है। ठीक है, जिसका विकास तिब्बती पठार के उष्मन से संबंधित है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन में सहायता करता है। ये भी सही है। तीसरा, उपोष्ण पछुआ जेट दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान उत्तरी भारत के ऊपर स्थित होती है और उत्तरी मैदान में मानसूनी वर्षा को सुदृढ़ करती है। ये कथन गलत है, क्योंकि क्या होता है कि उपोष्ण पछुआ जेट दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उत्तरी भारत के ऊपर स्थित नहीं रहती है, बल्कि ये हिमालय के उत्तर में स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए कथन गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है कि सूची 1 को सूची 1 में दी गई वायु राशि और बताई गई सूची को उनकी विशेषताओं से सुमेलित करना है। तो वायु राशि, वाताग्र और विशेषता। ध्रुवीय वायु राशि, तो इसके साथ आएगा ध्रुवीय क्या? शीत वाला। फिर उष्णकटिबंधीय वायु राशि, तो इसे क्या कहेंगे? कोष्ठ वायु राशि। फिर उष्ण वाताग्र है। उष्ण वाताग्र क्या होगा? जब कोष्ठ वायु शीत वायु के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ती तब इनका निर्माण होता है। किसका? उष्ण वाताग्र का। शीत वाताग्र, जब शीत वायु कोष्ठ वायु के नीचे प्रवेश करती है तब इसका निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सुमेलित करने वाले का? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रभा घाटियों के में तापमान व्युत्कर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह विशेष रूप से शीत ऋतु के दौरान अंतः पर्वत घाटियों में देखा जा सकता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, पर्वतीय ढलानों में नीचे की ओर प्रभावित होने वाली ठंडी सघन वायु घाटी की तल पर जमा होने लग जाती है। ये कथन भी सही है। तो तीसरा, बार बार होने वाली तुषार की घटना के कारण ऐसे क्षेत्रों में घाटी के निम्न ढालों पर आमतौर बागवानी फसलों की खेती से बचा लिया जाता है। ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, वायुमंडल आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब वायु के तापमान में गिरावट आती है तो जल वाष्प की किसी भी अतिरिक्त वृद्धि बिना किसी सापेक्ष आर्द्रता की वृद्धि हो सकती है। तो ये पहला वाला कथन सही है।
दूसरा, निरपेक्ष आर्द्रता को मौसम पूर्वानुमान के लिए अधिक विश्वसनीय माप माना गया है क्योंकि यह वायु के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को अप्रभावित रहती है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट बोल रहा है, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब वायु का प्रसार व संकुचन होता है तो निरपेक्ष आर्द्रता परिवर्तित हो जाती है क्योंकि ये वायु के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प के द्रव्यमान को मापती है, इसलिए यह वायु के आयतन में होने वाली परिवर्तनों को प्रभावित नहीं रहती और मौसम संबंधी कई उद्देश्यों के सापेक्ष आर्द्रता की तुलना में कम उपयोगी रह जाती है। तीसरा बोल रहा है, औष्णांक तापमान वह बिंदु है, वह तापमान है जब वायु का एक निश्चित नमूना पूर्णतः संतृप्त हो जाता है। तो पहला और तीसरा सही हो गया, इसका आंसर क्या होगा बी। अब इसको सुमेलित करना है कि मेघ और उनके प्रकार को। तो जो स्तरीय मेघ होंगे उसका एक सुमेलित, पहला वाला सुमेलित है कि ये क्या है बताना है। कौन स्तरीय मेघ निम्न ऊंचाई पर पाए जाने वाले एक समान परत वाले मेघ है जो कोहरे के समान होते हैं लेकिन धरातल पर स्थित नहीं होते। दूसरा बोल रहा मध्य स्तरीय, तो ये समानता 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जाती है, ये भी सही है। तीसरा, पक्षामी मेघ, पक्षामी सघन कुंभदाकार मेघ जिनका आधार समतल होता है, तो ये गलत है क्योंकि ये कपासी मेघों का होता है, इनका नहीं होता है। फिर कपासी वर्षी मेघ, ये वर्षा भारी मेघ जिनका तीव्र ऊर्ध्वाधर विकास होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये सुमेलित है, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए। 40 नंबर क्वेश्चन है कि परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परिपक्व, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अक्ष की विशेषता अवतलनीय वायु और अपेक्षाकृत शांत स्थितियाँ होती हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा, अधिकतम पवन वेग सर्वाधिक वर्षा अभिवृत्ति में होती है, दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा स्थल पर पहुंचने के पश्चात तीव्र हो जाते हैं क्योंकि सतह का घर्षण अभिसरण करते हैं, नहीं सतह पर पहुंचने पर कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे घर्षण समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। 1 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः उष्ण कोण होता है जबकि जो बाह्य चक्रवात होता है वो शीत कोण होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, अधिविशिष्ट वातावरण केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होता है, नहीं ये कथन गलत है। तीसरा, तो अगर दूसरा गलत हो गया तो ये गलत, अब 1 और 3 है ना। बाह्य चक्रवात अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से क्षैतिज तापमान प्रवणता से प्राप्त करते हैं, हाँ तो ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। प्रति चक्रवातों और से समृद्ध मौसम प्रतिरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति चक्रवातों की विशेषता धरातलीय अभिसरण और आयुही वायु धारा है जो व्यापक मेघ निर्माण और विस्तृत वर्षा को बढ़ावा देती है। तो ये सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के चारों ओर पवनें दक्षिणावर्त प्रभावित होते हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त प्रभावित होती हैं, ये कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा केवल 2। मानसून की क्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 43 नंबर है, तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर विकसित होने वाला तापीय निम्न दाब मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय भूभाग और सीमावर्ती महासागरों में विविध तापमान का परिणाम है, तो ये कथन सही है। फिर बोल रहा है ग्रीष्म ऋतु के दौरान अंतः उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में स्थानांतरित हो जाता है जिससे बाद में दक्षिण पश्चिम नहीं, गलत है। तीसरा क्या बोल रहा है, मैक्स स्क्रीन
उच्च दाब की शक्ति और स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने वाली विषुवतीय पार पवनों की तीव्रता को प्रभावित करती है। ये कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी पश्चिम मानसून का प्रवेश हिमालय के उत्तर में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट के उत्तर की ओर निर्वर्तन और उसके पश्चात प्रायद्वीप भाग के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के विकास के साथ होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव अनिवार्य रूप से भारतीय ग्रीष्मकाल मानसून को एल नीनो के प्रतिकूल प्रभाव को निष्प्रभावी कर देगा। नहीं, ये गलत है, निष्प्रभावी नहीं करता है। तीसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान पुनः स्थापित उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बंगाल खाड़ी के ऊपर नमी ग्रहण करती हैं और कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा लाती हैं। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि एल नीनो दक्षिणी दोलन ESNO और भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो तो तात्पर्य प्रशांत महासागर में उष्ण जल के पूर्व की ओर संचलन के कारण पेरू तट के पर असामान्य रूप से उष्ण महासागरीय जल के प्रकट होने से। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दक्षिण दोलन का तात्पर्य विषुवत का नहीं है। ये पूर्वी और पश्चिमी उष्णकटिबंधीय महासागरों के वायुमंडल में अवदाब आदि उतार चढ़ाव से। तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत हो गया, तो जहाँ दो तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 46 से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। एक सकारात्मक हिंद महासागर में द्विध्रुव भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आर्द्रता परिवहन को सुदृढ़ करके भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसूनों पर एल नीनो के प्रतिकूल प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर सकता है। तो पहले का ये सही है। दूसरा बोल रहा है कि यद्यपि एल नीनो दक्षिणी दोलन और हिंद महासागर द्विध्रुवीय अलग अलग जलवायु परिघटना है, किंतु भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर उनके प्रभाव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला है पवनें दे रखी है और उनको मिलाना है, बताना है कितनी मिली हुई है। 1 सेकेंड। तो चिनूक क्या है? पर्वतीय ढाल पर बर्फ का तेजी से विगलन। सही है। फॉन पर्वत के पवनामों के ढाल के नीचे उतरती हुई वायु का रिथोम्स। ये भी सही है। 1 2। इसके बाद है मिस्टल, दक्षिणी फ्रांस पर भारी वर्षा लाती है। नहीं, ये नहीं आती, ये गलत है। शांता है ना, ढाल के नीचे संपीड़न जिसके अंतर के कारण उष्ण और शुष्क स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो चौथा वाला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। 48 नंबर है कि कोपेन के जलवायु प्रकारों और उनकी विशेषताओं पर निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा सुमेलित है? तो कोपेन जलवायु उनकी विशेषता दे रखी है, बताना है कौन कौन सी सुमेलित है। AF कोई शुष्क ऋतु नहीं है। सही है। AM अल्प शुष्क वायु वाली मानसूनी जलवायु, ये भी सही है। BS ये क्या है? BS मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क नहीं है, ये मध्य अक्षांश नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी है, उपोष्ण कटिबंधीय, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ET कोई वास्तविक ग्रीष्म ऋतु नहीं है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। 49 मृदा संस्तरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A संस्तर B संस्तर की तुलना में कार्बन पदार्थों की अधिक समृद्ध होता है, तो ये सही बात है। दूसरा, संस्तर B मुख्य रूप से निष्कालन का क्षेत्र है जहाँ पर रिसते हुए जल द्वारा खनिजों का निष्कासन होता है।
तो ये वाला कथन सही नहीं है क्योंकि निष्कासन नहीं होता है, क्योंकि ये संचयन का क्षेत्र है ना कि निश्चालन का। तो ये वाला गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल ए। 50 नंबर, मृदा के प्रकारों और में पाए जाने वाले विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित कौन सा सुमेलित है? तो 50 वाले का है काली मृदा, दक्कन तट सही है। लेटेलाइट पश्चिमी घाट पूर्वी घाट सही है। शुष्क मृदा पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी नहीं, पश्चिमी राजस्थान कच्छ गुजरात वाला क्षेत्र आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। पीट के और दलदली मृदा केरल और सुंदरवन, ये चौथा सुमेलित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।